हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ऑडियो बुक ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी ऑडियो बुक सीरीज, जिसमें हम करने वाले हैं आज एक नए चैप्टर का शुभारंभ, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जब हमने लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था अपने ऑडियो बुक का 12th की, तो वो था स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। जो चैप्टर अपन ने धमाकेदार तरीके से पूरा का पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर कर लिया था। इस ऑडियो बुक में मैं एनसीईआरटी रीडिंग के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी लिखवाने की कोशिश करूँगा, जिससे तुम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस अच्छे से समझ पाओ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग में मैं फिक्स कर दूँ। ठीक है, वो भी फेविक्विक चिपका के, ताकि निकले ही ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Biotechnology. When biology and technology combine together, they form biotechnology. And biotechnology deal with the technique of using live organism or enzyme from organism to produce product and processes useful to human. In this sense, making curd, bread, wine, which are all macro-mediated processes, could also be taught as a form of biotechnology. However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a large scale. Further, many other processes techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all part of biotechnology. अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल सादा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। इसको एज अ स्टोरी समझना और दिल पे मत लेना। ठीक है, तुम में से कितनों ने जो है तो क्रिश मूवी देखी है, पार्ट 3 क्रिश 3 देखी है। उसमें जो अपना विलन था उसका नाम था कार्ल। वो क्या करता था, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे दिखने वाले कुछ मॉन्स्टर्स का फॉर्मेशन करता था, जिनको वो मानवर बुलाता था। राइट, अब वो उन्हें बनाता कैसे था, जैसे उसने एक जन का एग्जांपल दिया था। उसके जो गैंग में एक लेडी मानवर थी काया नाम की, जो क्रिश के पास उसकी वाइफ बन के गई थी, मतलब प्रिया, जिसको कार्ल ने कमेलियन के डीएनए से मिला के बनाया था। ऐसा ही कुछ जेनेटिक लेवल पे चेंजेस करना, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रेजिस्टेंस पावर या एक ऐसी पावर या ऐसा जीन एक्टिवेट हो सके जो उसके या हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, इसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी कई एस्पेक्ट्स में अच्छी भी है और कई एस्पेक्ट्स में बुरी भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर इसका मिसयूज़ हुआ तो फिर लोग कुछ भी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसलिए इसे एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के परमिशन के ही अकॉर्डिंगली। अब मैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, बेन 10 का। ठीक है, जिसने बेन 10 देखा है, अल्टीमेट एलियन, एलियन फोर्स या बेन 10 ओमनिवर्स, जो भी देखा है कमेंट करके बता देना। बेन 10 में तुमने देखा होगा जो ओमनिट्रिक्स है या अल्टीमेट्रिक्स है, उसके जो क्रिएटर हैं एजमथ, उन्होंने एक बार बेन से कहा था कि उन्होंने 10 लाख एनिमल्स का डीएनए सैंपल उस ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स में इंजेक्ट किया हुआ है। और जैसे ही बेन किसी एक एलियन को चुनता है, उसका डीएनए सैंपल फॉर अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ टाइम बेन के अंदर जाके उसे उस मॉन्स्टर में डेवलप करके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करके, उसे वो स्ट्रेंथ पावर दे के उसे उस मॉन्स्टर में बदल देता है। इसी का एक और एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम एक पर्टिकुलर जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो जीन हमें चाहिए, उसे किसी एनिमल से निकाल के या किसी प्लांट या किसी ह्यूमन से निकाल के किसी और ऑर्गेनिज्म में इनपुट करा के हमारे वेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट्स का हम कंजम्पशन करते हैं, उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। कितनों को पता है बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में? मूवीज़ में तो देखा ही होगा। चलो ठीक है, मूवीज़ में तो देखा ही होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनती कैसे, क्या यहाँ किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ बिफोर आई टेल। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे बनती है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है, वो जो फाइबर होते हैं किसके, स्पाइडर के वेब के,
उससे बनती है। बोलो कि कैसे? वो तो बहुत ही पतले, नाजुक और ऐसे हवा में उड़ने वाले रेशेदार रहते हैं, उससे कैसे बनती है? देखो होता क्या है, साइंटिस्ट जो हैं वो स्पाइडर में से ब्लड सैंपल या डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का पहला प्रोसेस है, यानी कि वो स्पाइडर में से पहले डीएनए निकालते हैं, डीएनए में से वो उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो स्पाइडर के अंदर वेब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस जीन को वो एक्सट्रैक्ट करके गोट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। हाँ, गोट, बकरी के अंदर। स्पाइडर के अंदर जो वेब बनाने वाला जीन है उसको निकाल के बकरी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब जब बकरी नहीं, वो जो वूल देती है उसको क्या बोलते हैं? शीप, ठीक है, शीप भेड़ के अंदर डाल देते हैं। इससे होता ये है, और भेड़ के अंदर ब्लड में नहीं डालते हैं, भेड़ के अंदर उसके डीएनए के अंदर डालते हैं, यानी कि उसको डीएनए से जोड़ देते हैं। भेड़ के स्पाइडर का वेब बनाने वाला जीन भेड़ के अंदर के डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। इससे होता ये है, अब जब भेड़ मिल्क प्रोड्यूस करती है या वूल प्रोड्यूस करती है, उस वूल और मिल्क में वो सिल्क फाइबर्स भी निकलने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो बनाने का जीन भी प्रेजेंट है। अब उस सिल्क फाइबर को केमिकल्स और कई सारी प्रोसेसेस से अंडरगो करा के उसे मिल्क और वूल में से सेपरेट करके एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और फिर उससे बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही अपन बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्लांट्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ऑर्गेनिज्म या कुछ भी कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले प्रोसेस समझेंगे किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की। उसके बाद अगले चैप्टर में एप्लीकेशन वाले में अपन वैसा एनिमल डेवलप करेंगे। वो कहते हैं ना, केक बनाने के पहले केक कैसे बनता है या केक बनाने के लिए क्या सामान चाहिए वो प्रिपेयर करो, उसके बाद केक बनाओ। तो वैसे ही पहले अपन यहाँ पे प्रोसेस समझेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, और फिर एप्लीकेशंस में उसका यूज़ करके अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से, हलवे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, रेडीमेड हलवा है गाजर का, आलू का, जिसका समझना हो समझ के खा लेना, और इतना स्वादगार रहेगा ना, जन्म जिंदगी टेस्ट ना भुला पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। European Federation of Biotechnology has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follow: the integration of natural science, यानी कि natural science का, and organism, cell, part thereof and molecular analogs of product and services, यानी कि natural science और ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के सेल या उसके किसी पार्ट के साथ मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटीग्रेशन कराने की, उनका कॉम्बिनेशन करवा के एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना उस न्यू प्रोडक्ट के ज़रिए बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया बुलेट प्रूफ जैकेट के केस में तुमने नेचुरल साइंस को यूज़ किया, बायोटेक्नोलॉजी जिसे अपन कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जिसमें अपन ने स्पाइडर और शीप का यूज़ किया था, उसके सेल के पार्ट्स का यूज़ किया, यानी कि सेल के अंदर जो डीएनए है उसका यूज़ किया, और फिर उससे एक मॉलिक्यूलर लेवल पर अपन ने चेंजेस करके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अमंग द टू कोर टेक्निक दैट एनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ये दो प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पर बायोटेक्नोलॉजी टिकी हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? टेक्निक टू ऑल्टर, या यू लिख सकते हो चेंज, टेक्निक टू ऑल्टर और चेंज द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए और आरएनए टू इंट्रोड्यूस these into the host organism and change the phenotype of host organism. phenotype मतलब उसका physical characteristics is known as genetic engineering। यानी कि तुमने कोई एक जीन लिया जो कि सपोज टॉलनेस के लिए क्या है एप्लीकेबल है, उस जीन को तुमने किसी ह्यूमन के अंदर इंसर्ट कर दिया,
उससे उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया, उसकी हाइट में इंक्रीमेंट आ गया, तो एक फिनोटाइपिक चेंज था, ठीक है। या स्किन कलर मॉडिफाई करने के लिए तुमने कोई जीन डाला, लोग प्लाज्मा ट्रीटमेंट वगैरह भी लेते हैं, थेरेपी वगैरह, तो इस टाइप का। जबकि दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल environment or ambience in chemical engineering processes to enable growth of only desired microbe or eukaryotic cell in large quantity for manufacture of biotechnological product like antibiotic, vaccines, enzymes, etc. is known as bioprocess engineering. यानी कि वैसी बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग जिसमें हम एक मेंटेन करते हैं स्टेराइल एनवायरनमेंट को। स्टेराइल मतलब कंटेमिनेशन फ्री, डिजीज फ्री, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ फ्री होता है। स्टेराइल यानी कि एक बहुत ही क्लीन एंड क्लियर एनवायरनमेंट को मेंटेन करके केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस का यूज़ करके डिजायर्ड माइक्रोब का ग्रोथ करके उसको लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करके उससे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स का जो है तो फॉर्मेशन करके उसे यूज़ करना इज नोन एज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। Let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering. You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. Former provide opportunity for variation and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. Asexual reproduction preserve the genetic information while sexual reproduction permit variation. अब एक बात खुद सोचो, अगर अपने को बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो अपने को उसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आते। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफ्टन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद डिजायर्ड जीन, जैसा कि अपन ने लास्ट चैप्टर स्ट्रेटजीज वाले में पढ़ा भी था। Technique of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism. यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करना, जीन क्लोनिंग करना, जीन का ट्रांसफ़र करना आता है, ये सब हम एक डिज़ायरेबल जीन को बिना किसी अनडिज़ायरेबल जीन की हेल्प के क्या कर सकते हैं, किसी भी टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब देखो, जब तुम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए स्पाइडर में से वेब बनाने वाले जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तब तुम जब उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो तुम चाहते थे कि सिर्फ वेब बनाने वाला जीन ही मुझे मिले, उसके अलावा कोई और जीन मुझे ना मिले जो स्पाइडर के अंदर अवेलेबल है, मुझे सिर्फ वेब बनाने वाला ही जीन चाहिए। तो उसके लिए तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र, इन जैसे टेक्निक्स की हेल्प लोगे और डिज़ायरेबल जीन को अनडिज़ायरेबल जीन से अलग करके टारगेट ऑर्गेनिज्म यानी कि शीप के अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Do you know the likely fate of piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism. But when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. अब देखो, अपन जीन को निकाल के ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ही क्यों इंजेक्ट करते हैं? क्योंकि अगर अपन उसके ब्लड में इंजेक्ट करेंगे, देखो जब अपन ने स्पाइडर में से वेब बनाने वाला जीन को एक्सट्रैक्ट किया, वो अपन शीप के ब्लड में भी इंजेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, वहाँ पे वो जीन अपना रेप्लिकेशन नहीं कर पाता क्योंकि उसे रेप्लिकेट करने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला डीएनए की तरफ से जो शीप के अंदर है। इसीलिए अपन ने वेब बनाने वाला जीन निकाला और शीप के डीएनए के अंदर डीएनए के साथ जोड़ दिया। अब जब जब शीप के अंदर नए सेल्स बनेंगे तब तक डीएनए भी की कॉपी होगी, जब जब डीएनए कॉपी होगा तब उस वेब बनाने वाले जीन का भी कॉपी होगा, और जब जब उस जीन का कॉपी होगा तब और बहुत सारे वेब डेवलपिंग जीन्स उस गोट या उस शीप के अंदर बनने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Most likely, this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism, but when it is integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. This is because alien piece of DNA has become part of chromosome, which has ability to replicate. अब क्योंकि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वेब बनाने वाला जीन शीप के क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसके साथ जोड़ दिया गया है, तो क्रोमोसोम की तो स्पेशलिटी ये होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करवा सकता है। तो जब जब वो रेप्लिकेशन करेगा तब तक वो जीन भी रेप्लिकेट होगा और अपने कॉपी नंबर में इंक्रीमेंट लाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, जिसमें अपन ने एड्स का भी कुछ ऐसा ही केस पढ़ा था कि जो वायरस है वो पहले टी हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, नॉर्मल सेल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल में कर लेता है और फिर जो है तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस से अपने नंबर ऑफ सेल्स पार्टिकल को इंक्रीज कर लेता है और ब्लड में रिलीज कर देता है। सेम यही है, सेम। ठीक है, in a chromosome there is a specific DNA sequence called origin of replication which is responsible for initiating replication। अब अगर अपन क्रोमोसोम के अंदर उस जीन को डाल रहे हैं जो कि वेब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कुछ सोच समझ के डालेंगे ना, ऐसे ही तो डाल नहीं देंगे। तो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम के पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसे हम ORI या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि वो जगह जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा हो, यानी डीएनए की कॉपी हो रही हो। ठीक है, which is responsible for initiating replication. Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it need to be a part of chromosome. इसीलिए अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए का, जैसे अपन ने इस केस में जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, इस केस में अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए क्या था? स्पाइडर के अंदर जो वेब बनाने वाला जीन है वो हम चाहते थे वो हमारे होस्ट यानी कि जो गोट है या जो शीप है उसके डीएनए में जाके रेप्लिकेशन करे और नंबर ऑफ डीएनए का या फिर और नंबर ऑफ उस जीन का प्रोडक्शन करे और हमें वो फाइबर मिले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो वहाँ पे जाके रेप्लिकेट हो, मल्टीप्लाई हो, अपने नंबर में इंक्रीमेंट लाए। Thus, alien piece of DNA linked with origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called cloning or making multiple identical copy of any template DNA. समझ गए? अब एक बात जरा ध्यान से सोचो, एकदम शांति से। जब मैंने कहा अपन ने स्पाइडर में से वेब बनाने वाला जीन एक्सट्रैक्ट किया डीएनए में से उसके, और उसको निकाल के जो गोट है उसके डीएनए के साथ जोड़ दिया, तो तुमने एक चीज़ का तुम्हारे दिमाग में सवाल आया कि जब अपन ने, ठीक है जीन तो अपन निकाल लेंगे स्पाइडर में से, लेकिन उसको गोट के अंदर उसके डीएनए तक वो जीन लेके कौन गया? क्योंकि अपन ने तो इंजेक्शन या किसी चीज़ के थ्रू इंजेक्ट किया नहीं था। तो वो क्या चीज़ थी जिसका अपन ने यूज़ करके इस जीन को गोट के डीएनए से जोड़ने के लिए यूज़ किया? पॉइंट। अब एक चीज़ समझो, तो अपने घर से निकले, तुमको जाना है स्कूल जाना है, ठीक है। अब तुम्हारा घर है स्पाइडर का जीन, मतलब स्पाइडर का डीएनए, घर में से तुम निकले यानी कि तुम वो जीन जिसको अपन ने स्पाइडर में से निकाला जो वेब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब तुम्हें जाना है स्कूल यानी कि गोट में, और तुम्हें जाना है स्कूल में अपनी क्लास में बैठने, क्लास अटेंड करने, यानी कि गोट के अंदर जो डीएनए है उससे जुड़ने। तो तुम पैदल जाओगे 10 किलोमीटर दूर? इतने पागल तो तुम हो नहीं। तुम कैसे जाओगे? बस या वैन से। यानी कि तुम्हें एक अपने घर से स्कूल जाने के लिए एक व्हीकल की, एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ी। उसी तरह जो जीन हमने स्पाइडर में से एक्सट्रैक्ट किया जो कि वेब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे गोट के डीएनए तक ले जाने के लिए हमने भी एक वेक्टर का यूज़ किया जो कि मोस्ट प्रोबेबली ई कोलाई ही होता है, एस्केरिशिया कोलाई। अब बोलोगे यार रेट्रोवायरस भी हो सकता है। अब बोलोगे यार रेट्रोवायरस तो मतलब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है,
तो उसको अपन ने यूज़ कैसे किया? सिंपल सी बात है, अगर अपन रेट्रोवायरस में से उस पार्ट ऑफ प्रोटीन को हटा दे जो कि डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो वायरस कैसा हो जाएगा? डिजीज़ फ्री, यानी कि वो भले ही किसी ह्यूमन के अंदर इंसर्ट हो जाए, वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, है ना? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में अपन ने यही पढ़ा था। तो वैसे ही अपन ने जैसे ही स्पाइडर में से वेब बनाने वाले जीन को एक्सट्रैक्ट किया, अपन ने उसे उसके व्हीकल पे यानी कि उसके वेक्टर पे उसको बैठा दिया, यानी कि रेट्रोवायरस से उसको कनेक्ट कर दिया और रेट्रोवायरस में से वो जीन निकाल दिया जो वायरस या डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये रेट्रोवायरस हमारे गोट के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा और रेट्रोवायरस खुद ब खुद इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि वो जीन जो वेब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसे गोट के डीएनए के साथ जाके खुद ही जोड़ देगा और जैसे ही उसने जोड़ दिया, उसका ऊपर का कोट खराब हो गया, वो वहीं खराब हो जाएगा और वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जीन वो डीएनए के साथ जोड़ देगा और फिर जब जब डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तब तब वो जीन भी कॉपी होगा। बात समझ में आई? 3 स्टेप की कहानी है। पहला स्टेप, जो जीन चाहिए, जिस एनिमल में से चाहिए या जिस प्लांट या ऑर्गेनिज्म में से चाहिए, उसे अपन ने एक्सट्रैक्ट किया। दूसरा, उसे जहाँ तक पहुँचाना है उसके लिए कोई ना कोई तो लगेगा, तो एक वेक्टर लिया, जैसे इकोलाई या रेट्रोवायरस, ठीक है, और उसको लेके थर्ड स्टेप में अपन ने अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म यानी कि गोट या जो भी है उसके डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया और फिर आगे का काम किसने किया? जो हमारा वेक्टर था उसने। ठीक है, समझ में आई वेक्टर की कहानी? जैसे मस्कीटो है, मस्कीटो वेक्टर कहलाता है ना मलेरिया फैलाने के लिए। क्यों कहलाता है? क्योंकि मलेरिया जो है, मलेरिया का वायरस, जैसे कोई फीमेल एनाफिलीज किसी मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, वो मलेरिया के वायरस अपने अंदर ले लेती है और दूसरे इंसान के अंदर जाके उसको काट के उसमें इंजेक्ट कर देती है। वैसे ही अपन ने यहाँ पे वेक्टर का यूज़ किया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालने के लिए। समझ में आई बात? समझ में आ गई हो तो अब भी क्या भी कमेंट में लिख दो, एकदम लाइक वगैरह कर दो और कमेंट में लिख दो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो या थम्स अप वगैरह के साइन दे देना। आगे बढ़ते हैं अब। Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. अब पहला recombinant DNA molecule कब और कैसे बना समझते हैं। Construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic-resistant gene by cutting out a piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. Cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of so-called molecular scissor or restriction enzyme. अब देखो, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या करता है, जो वायरस वगैरह हैं या जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है उनमें इन्फेक्शन कॉज करता है और इन्फेक्शन कॉज करके उनमें सेल का रेप्लिकेशन करवा के अपनी सेल का या डीएनए का रेप्लिकेशन करा के उनको इन्फेक्ट करके मार देता है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक चीज़ नोटिस की, जब इन्होंने एक नेटिव प्लाज्मिड जो कि साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इंट्रोडक्शन किया और ये पाया कि जैसे हमने उस प्लाज्मिड को उसके अंदर डाला, जो हमारा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि जब नॉर्मल साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम किसी एंटीबायोटिक के कांटेक्ट में आता था तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, लेकिन जब हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड में से निकाल के, किसी भी प्लाज्मिड में से निकाल के साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में इंट्रोड्यूस किया,
उसके डीएनए के अंदर, तो हमने नोटिस किया कि अब साल्मोनेला टाइफीमेरियम जो था एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय नहीं होता था, वो अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर लेता था। ठीक है, अब ये किया कैसे? तो देखो वही 3 बात, पहला डीएनए निकाला, दूसरा डीएनए, अब डीएनए इतनी बड़ी, डीएनए कितना बड़ा है 2.2 मीटर्स, 2.2 मीटर लेंथ है डीएनए की। इतने बड़े डीएनए में से उस जीन को निकालना जो कि इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो अपन ने क्या किया, पहले डीएनए को निकाला, डीएनए में से उस जीन को कट किया। कट किया मतलब असली में कट किया, हाँ असली में कट किया, लेकिन मॉलिक्यूलर सीजर से, यानी कि ऐसी कैंची जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए को कट कर पाए, और उस कैंची को हमने कहा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर हमने इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डीएनए को कट किया। अब जो डीएनए अपन ने कट करके निकाला, उसमें से अपन उस जीन को आइसोलेट किया, वेक्टर में अटैच किया और होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, और अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। आगे बढ़ते हैं। The cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of so-called molecular scissor restriction enzyme. The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. These plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA attached to it. Plasmid, in the same way, plasmid can be used as a vector to deliver a piece of alien DNA into the host organism. Linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector became possible with the enzyme DNA ligase. अब देखो, जब अपन ने जीन को निकाला और होस्ट के डीएनए के साथ, मतलब पहले तो नॉर्मल डीएनए के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ा कैसे? उसके लिए तो कोई ग्लू चाहिए, तो अपन ने डीएनए लाइगेज का यूज़ किया जो ग्लू की तरह काम करता है, और उसको डीएनए के साथ जोड़ दिया। This make a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. यानी कि वो क्षण जिसमें हम डीएनए को अपने वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यानी कि वेक्टर में जब हमने अपने डिजायर्ड डीएनए को या जीन को अटैच किया ताकि वो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको डाल पाए, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। When this DNA is transferred into the E. coli bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copy. Ability to multiply copy of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli. You can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism. First, identification of DNA with desirable gene. Second, introduction of identified DNA into the host. And third, maintenance of the introduced DNA into the host and transfer of DNA to its progeny. यानी कि सबसे पहले उस डीएनए में से एक डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करा, जैसे अपन ने बुलेट प्रूफ जैकेट के केस में जो स्पाइडर का डीएनए था उसमें से वेब बनाने वाले जीन को आइडेंटिफाई किया। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। उस जीन को अपन ने होस्ट के अंदर एक वेक्टर की हेल्प से, जो कि अपन ने ई कोलाई लिया था, उसकी हेल्प से उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। और तीसरा, जब अपन ने उसको उस होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि वो डीएनए होस्ट के अंदर जाके उसके डीएनए के साथ जुड़ के रेप्लिकेट हो रहा है या नहीं, एक से दूसरी प्रोजेनी में जा रहा है या नहीं। तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? अभी के लिए इतना ही। इस ऑडियो बुक को कम से कम 2-3 बार सुनना। मैं नहीं कहता कि एक बार में समझ में आएगा, ठीक है, हर एक बंदे को 10 या तीसरी या चौथी बार में समझ में आता है। मेरा केस थोड़ा अलग था, मेरे को 10वें या 11वें बार में समझ में आया था। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मेमोराइजिंग पावर होती है। इसको आराम से बैठ के एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन देखते हुए ऑडियो बुक को सुनना, एक एक चीज़ क्लियर तरीके से समझाइए और एग्जाम्पल को दिमाग में याद रखना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
इसी के साथ अपनी ऑडियो बुक 1 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस होती है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल को नए हो तो कमेंट करके बताना कैसी लगी ऑडियो बुक। और 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी सत्तर को आप में विजिट करना। 11th और 12th की ऑडियो बुक ऑलरेडी बन चुकी है। विक्रम दत्ता राव के नाम की प्लेलिस्ट में सारे जो हैं तो वीडियोस मिल जाएंगे। और 11th और 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स डल चुके हैं, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे। और 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में जो चैप्टर्स डल चुके हैं वो है फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मॉलिक्यूलर बेसिस वाला मैं जल्दी ही डाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। और जैसा कि तुम्हें पता है मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साइमन, बाय।